नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स अपन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन को अपन डिटेल में सॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर जाकर देखें, तभी उनको आगे का ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स MPPSC 2022 मीन्स अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था, लेटेस्ट पेपर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच इम्यूनोग्लोबिन्स लेवल्स आर इंक्रीज इन विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम के बारे में अपन ने वीडियो में फर्स्ट पार्ट में देखा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को हर एक सिंड्रोम को डिटेल में बता रही हूँ। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, IgM, IgA, IgD एंड IgE। तो इसका राइट आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इस सिंड्रोम के बारे में अच्छे से समझ लेंगे उनको इसका आंसर सही से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को अपन फिर से रिपीट करते हैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स आर इंक्रीज इन विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, IgM, IgA, IgD एंड IgE। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर आप लोग को बताऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 5 तक वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम्स करस्पॉन्ड टू प्रेजेंस ऑफ आर्थराइटिस, जीरोप्थेल्मिया एंड द कॉमनली फाउंड इन द फीमेल्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आर्थराइटिस, जीरोप्थेल्मिया, कॉमनली फाउंड इन द फीमेल्स। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, राइटर सिंड्रोम, सीजोग्रीन सिंड्रोम, कार्टेंजनर सिंड्रोम एंड द इलेलर्स-डैंडलोस सिंड्रोम। तो हर एक सिंड्रोम के बारे में फ्रेंड्स अपन वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिटेल में जान चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सीजोग्रीन सिंड्रोम में अपन को प्रेजेंस ऑफ आर्थराइटिस, जीरोप्थेल्मिया, कॉमनली फाउंड इन द फीमेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सीजोग्रीन सिंड्रोम में क्या क्या था मेन सिम्टम इसके, ड्राई आई, ड्राई माउथ इसके मेन सिम्टम थे, बाकी सिम्टम में ये सभी एसोसिएटेड रहेंगे। तो आप लोग वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जाकर के इसके बारे में डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम करस्पॉन्ड टू एक्सेसिव मूवमेंट अकरिंग एट जॉइंट्स एंड लूज स्किन। ठीक है, एक्सेसिव मूवमेंट अकरिंग इन जॉइंट्स एंड लूज स्किन, राइटर सिंड्रोम, सेजोग्रीन सिंड्रोम, कार्टेंजनर सिंड्रोम एंड द इलेलर्स-डैंडलोस सिंड्रोम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, इलेलर्स-डैंडलोस सिंड्रोम में अपन को ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम करस्पॉन्ड टू हिमेचूरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड द पल्मोनरी डिसफंक्शन। ठीक है, किस सिंड्रोम में अपन को ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, हिमेचूरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड द पल्मोनरी डिसफंक्शन। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, एंगलमैन सिंड्रोम एंड द गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, गुड पास्चर सिंड्रोम में अपन को ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या क्या है, हिमेचूरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड द पल्मोनरी डिसफंक्शन। तो चलिए अपन वन बाय वन सभी सिंड्रोम के बारे में भी जान लेते हैं, किस सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम किस कारण से होते हैं। ठीक है, सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन इसका आंसर दे सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम, जिसे कि शॉर्ट में BSS भी कहते हैं। क्या होता है ये, इट इज़ अ रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए लीजन इन द स्पाइनल कॉर्ड विच रिजल्ट इन द वीकनेस और द पैरालिसिस, जिसे कि अपन हेमीपैराप्लेजिया कहते हैं। वीकनेस और पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, जिसे कि अपन हेमी एनेस्थीसिया ऑन द अपोजिट साइड कहेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है, वीकनेस और पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड द लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या है, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, जिसमें कि लीजन इन द स्पाइनल कॉर्ड में लीजन हो जाती है, या किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, जिसमें कि अपन को वीकनेस और पैरालिसिस देखने को मिलता है वन साइड ऑफ द बॉडी में, एंड द लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी में। ठीक है, जिसे कि अपन ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम कहेंगे।
तो चलिए इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं। ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम के क्या कॉजेज़ हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर ट्रॉमा सच एज ए पंक्चर वुंड टू द नेक और बैक। ठीक है, किसी प्रकार का कोई ट्यूमर हो या कोई ट्रॉमा हो गया हो। ठीक है, इश्मीया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स और द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी डिसीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। जनरली ट्रीटमेंट फॉर द इंडिविजुअल विद BSSS फोकसेस ऑन द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसमें। ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है सच एज ए पंक्चर वुंड टू द नेक एंड बैक में, इश्मीया, ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड वेसल्स और द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी डिसीज सच एज ए ट्यूबरकुलोसिस और द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो कॉजेज या डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करना है। अपन देख सकते हैं ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम के बारे में। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन कॉर्ड इंजुरीज। ठीक है, डैमेज टू वन हाफ ऑफ द कॉर्ड ऑन आइदर साइड। एक साइड में स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरीज हो जाती है या फिर डैमेज हो जाता है। एक साइड में पैरालिसिस होता है एंड सेकेंड साइड में अपोजिट साइड में क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। पेनिट्रेटिंग इंजुरीज दैट अफेक्ट वन साइड ऑफ द कॉर्ड, इश्मीया इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी डिसीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड द स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो गया हो। ठीक है, इप्सिलेटरल सेंसरी एंड मोटर लॉसेस, कॉन्ट्रोलेटरल पेन एंड द टेम्परेचर सेंसेशन लॉसेस। ठीक है, तो देख सकते हैं आप डायग्राम में एक साइड क्या हो रहा है, पैरालिसिस है, एक साइड लॉस ऑफ सेंसेशन है। सिंड्रोम के बाद नेक्स्ट क्या था फ्रेंड्स, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स और नर्व्स इन द स्पेस बिटवीन योर कॉलर बोन एंड योर फर्स्ट रिब थोरेसिक आउटलेट आर कंप्रेस। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट रिब रहती है उसके नीचे जो भी ब्लड वेसल्स रहते हैं, नर्व होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं किसी कारणवश। दिस कैन कॉज ए शोल्डर एंड नेक पेन एंड नमनेस इन योर फिंगर्स। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिएगा फिर से। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल्स और नर्व्स इन द स्पेस बिटवीन योर कॉलर बोन एंड योर फर्स्ट रिब thoracic outlet आर compressed एंड दिस कैन कॉज ए शोल्डर एंड नेक पेन एंड द नमनेस इन योर फिंगर्स। ठीक है, कॉलर बोन अपन क्लैविकल को कहते हैं, फर्स्ट रिब। ठीक है, कॉलर बोन इसको कहा जाता है। तो उसके नीचे जो भी ब्लड वेसल्स रहती हैं, नर्व्स रहती हैं, उनके कंप्रेस्ड हो जाने की वजह से अपन को शोल्डर पेन, नेक पेन एंड नमनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हैं। कॉमन कॉजेज़ ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इंक्लूड ए फिजिकल ट्रॉमा फ्रॉम ए कार एक्सीडेंट, रिपीटेटिव इंजरी फ्रॉम ए जॉब और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, certain anatomical defects such as having an extra rib and pregnancy. Sometimes doctors do not know the cause of thoracic outlet syndrome. ठीक है, मेन कॉजेज़ क्या क्या हो गए इसके, देखिए फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, कार एक्सीडेंट हो गया हो उसकी वजह से, रिपीटेटिव इंजरीज हो गई हो, जॉब रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो गया हो सच एज ए हैविंग एक्स्ट्रा रिब होने की वजह से भी नर्व एंड वेसल्स कंप्रेस होते हैं एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, और कई बार क्या होते हैं, इसके कोई कॉजेज समझ में नहीं आते हैं। ये सारे कॉजेज़ के अलावा भी और कई रीज़न होते हैं जिसमें अपन को समझ में नहीं आते हैं कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें अपन को क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसमें 3 सिम्टम अपन को मेन देखने को मिलेंगे, न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम एंड द आर्टियल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो सबसे पहले देखते हैं अपन न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय द कंप्रेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस. The brachial plexus is the network of nerve that comes from your spinal cord and the control the muscles movement and the sensation in your shoulder, arms and hand. ठीक है, it is characterized by a compression of brachial plexus. क्या क्या देखने को मिलेंगे इसमें, नेटवर्क ऑफ नर्व कम्स फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल मसल मूवमेंट एंड सेंसेशन योर शोल्डर। ठीक है, ये नर्व कंप्रेस हो जाती है तो आपके सारे मूवमेंट और जो भी सेंसेशन है वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। दिस टाइप ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम अकर्स व्हेन वन और मोर ऑफ द वेन्स अंडर द कॉलर बोन क्लैविकल आर कंप्रेस्ड रिजल्टिंग इन द ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, वीनस थोरेसिक में मतलब वीनस यानी वेन्स जब कंप्रेस हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। पहले वाले में क्या था, न्यूरोजेनिक है। ठीक है, नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं, ब्रैकियल प्लेक्सिस जो कि हमारे नर्व
रहती हैं वो, ठीक है। वीनस में क्या है, वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं। वन और मोर द वेन्स अंडर द कॉलर बोन, ठीक है, एक से अधिक अगर वेन्स कंप्रेस्ड हो जाती हैं तो अपन को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आर्टियल थोरेसिक आउटलेट। दिस इज़ द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ thoracic outlet syndrome. It is occur when one of the arteries under the collarbone is compressed, resulting in the bulging of the arteries, also known as the aneurysm. It's possible to have a mix of three different type of thoracic outlet syndrome, with the multiple parts of the thoracic outlet being a compressed. Thoracic outlet syndrome symptom can vary depending on the type. When nerves are compressed, sign and symptom of neurogenic thoracic outlet syndrome, ठीक है। नर्व्स अगर कंप्रेस हो रही है तो उसके साइन एंड सिम्टम अलग होंगे। वेन्स अगर कंप्रेस्ड हो रही है तो उसके अलग, और आर्टरी अगर कंप्रेस्ड हो रही है तो उसके साइन एंड सिम्टम अलग देखने को मिलेंगे। इसमें क्या देखने को मिलेगा, यदि नर्व कंप्रेस्ड हो रही है तो नमनेस और टिंगलिंग इन योर आर्म्स और फिंगर्स, पेन और एकेज इन योर नेक, शोल्डर, आर्म एंड हैंड, एंड द वेकिंग ग्रिप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साइन एंड सिम्टम ऑफ वीनस थोरेसिक आउटलेट, यदि वेन्स कंप्रेस्ड हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, डिसलोकेशन ऑफ योर हैंड, ब्लूइश कलर, आर्म पेन एंड स्वेलिंग, ब्लड क्लॉट्स इन वेन इन द अपर एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेन्स में क्या ब्लड क्लॉटिंग, ब्लूइश कलरेशन दिखने देगा, पेन स्वेलिंग देखने को मिलेगा, आर्म फटीग विद एक्टिविटी, पेलनेस और एबनॉर्मल कलर इन वन और मोर फिंगर और योर हैंड्स, एंड द थ्रोम्बिंग लम्स नियर द योर कॉलर बोन, ठीक है। वेन्स कंप्रेस हो रही है तो अपन को डिस्कलरेशन दिखाई देगा, पेलनेस दिखाई देगा, एबनॉर्मल कलर दिखाई देगा, फटीग रहेगा, एक्टिविटी डल रहेगी, थ्रोम्बिंग लम्प नियर योर कॉलर बोन्स। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट फॉर द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम यूजुअली इन्वॉल्व फिजिकल थेरेपी एंड पेन रिलीफ मेजर्स। मोस्ट पीपल इम्प्रूव विद दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। फिजिकल थेरेपी एंड पेन रिलीफ मेजर्स करना चाहिए। इन सम केसेस हाउएवर योर डॉक्टर में रिकमेंडेड सर्जरी, ठीक है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर उस कंडीशन में सर्जरी करनी पड़ सकती है। वैसे फिजिकल थेरेपी एंड पेन रिलीफ से अपन पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसके कॉजेज़ के बारे में तो अपन जान ही चुके हैं, चलिए थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इज़ यूजुअली कॉज बाय कंप्रेशन ऑफ नर्व और ब्लड वेसल्स इन द थोरेसिक आउटलेट just under your collarbone clavicle. These causes of the compression varies and can included a anatomical defect होने की वजह से, ठीक है, inherited defect that are present at birth, congenital, may include an extra rib located above the first rib, or an abnormally tight fibrous band connecting your spine to your ribs, ठीक है। anatomical defect होने की वजह से, poor posture होने की वजह से, dropping your shoulder और holding your head in your forward position can cause a compression in the thoracic outlet area, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉमा हो जाने की वजह से, ए ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज ए कार एक्सीडेंट कैन कॉज इंटरनल चेंजेस दैट देन कंप्रेस द नर्व्स इन thoracic outlet. The onset of symptom related to a traumatic accident often is a delayed. इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर दैट सीम्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। सेक्स या फीमेल्स आर ग्रेटर दैन द 3 times मोर likely to be diagnosed with the thoracic outlet syndrome than are males, ठीक है। फीमेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। एज में देखते हैं, thoracic outlet syndrome may occur at any age but is the most commonly diagnosed in the adult between the age of 20 and 50 years के एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस कंडीशन स्टेम फ्रॉम द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, न्यूरोजेनिक, वीनस और आर्टियल, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा कॉम्प्लिकेशन की, न्यूरोजेनिक कंप्रेशन है, वीनस है या आर्टियल कंप्रेशन है। फॉर द पेशेंट विथ वीनस और आर्टियल compression, it is important to seek a urgent medical attention to make the correct diagnosis and implement appropriate treatment. For the neurogenic compression, it is important to seek a medical attention with the appropriate evolution and the testing. इसमें प्रिवेंशन देखते हैं क्या करना चाहिए। If you are at risk for thoracic outlet compression, avoid a repetitive movement and lifting heavy object. If you are overweight, losing a weight may help you prevent or relieve a symptom of thoracic outlet syndrome, ठीक है। हैवी वेट उठाना नहीं चाहिए, लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रिपीटेटिव मूवमेंट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका वेट ओवर वेट है तो आपको वेट लूज़ करना है इसके लिए।
If you don't have symptom of thoracic outlet syndrome, avoid carrying heavy bags over your shoulder because this can increase the pressure on the thoracic outlet. Stretches daily and the perform exercise that keep your shoulder muscles stronger. ठीक है, daily stretches focusing on the chest, neck and shoulder can help improve shoulder muscles स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में नर्व आर्टरी मेन वेन्स है वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, क्लाविकल ऊपर वाली जो बोन है जिसे अपन कॉलर बोन कहते हैं उसमें नर्व आर्टरी एंड वेन कंप्रेस हो रही है, इसे अपन थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहेंगे। डायग्राम के थ्रू आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो कोई भी सिंड्रोम कभी भी एग्जाम में कुछ पूछ सकता है तो आप लोग इसका आंसर ईजिली बना सकते हैं, इसलिए सभी सिंड्रोम को मैं आप लोग को डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट सिंड्रोम है फ्रेंड्स एंगलमैन सिंड्रोम। चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। एंगलमैन सिंड्रोम इज ए रेयर एंड कॉम्प्लेक्स न्यूरोडेवलपमेंटल कंडीशन दैट कॉजेज ए डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, स्पीच इम्पेयरमेंट्स एंड द मूवमेंट इशूज़। ठीक है, क्या है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है दैट कॉज ए डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, बच्चे में डेवलपमेंट डिले होगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी बच्चे में, साथ ही साथ स्पीच इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा और मूवमेंट इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। इट कॉज बाय इशू विथ ए स्पेसिफिक जीन कॉल द UBE3A। ठीक है, स्पेसिफिक जीन में डिफेक्ट होने की वजह से देखने को मिलता है। कौन सा जीन है वो, UBE3A दैट हैपन ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉजेज देख लिए आप लोग इसके, एंड क्या क्या देखने को मिलेगा अपन को, डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, स्पीच इम्पेयरमेंट एंड द मूवमेंट इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। बेबी में अपन को शॉर्ट एंड ब्रॉड स्कल दिखाई देगा। ठीक है, स्मॉल हेड रहेगा, वाइड माउथ रहेगा, वाइडली स्पेस्ड टीथ रहेंगे, टीथ के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहेंगे, लार्ज टंग रहेगा और लार्ज लोअर जॉ देखने को मिलेगा। तो ये है एंगलमैन सिंड्रोम बेबी। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, चलिए अपन वो देखते हैं। मोस्ट पीपल विथ एंगलमैन सिंड्रोम approximately 80% to 99% have the following symptoms throughout their lives। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिलेड डेवलपमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी, स्पीच डेवलपमेंट इश्यूज़, रैंगिंग फ्रॉम नॉट स्पीकिंग एट ऑल, बीइंग ए नॉन वर्बल टू ओनली यूजिंग ए फ्यू वर्ड्स। ठीक है, बेबी फ्यू वर्ड्स ही बोल पाएगा, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी रहेगी एंड डिलेड डेवलपमेंट सभी देखने को मिलेंगे। वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ रहेगी सच एज ए क्लमजीनेस एंड वाइड बेस्ड वॉक रहेगा, एंड एटेक्सिया इम्पेयर्ड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी हमको देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही साथ बेबी में सीजर्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कॉजेज है जिसकी वजह से एंगलमैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा वो देखते हैं अपन। मेनी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एंगलमैन सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द जीन कॉल्ड द UBE3A। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये वाले जीन के डिफेक्ट की वजह से कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप जीन को भी याद रखिएगा। दिस चेंजेस अकर अर्ली इन द फीटल डेवलपमेंट बिफोर ए बेबी इज बॉर्न। ठीक है, बेबी के बॉर्न होने से पहले ही फीटल डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जेनेटिक म्यूटेशन इज द चेंजेस इन ए सीक्वेंस ऑफ योर DNA। योर DNA सीक्वेंसेस गिव्स योर सेल द इंफॉर्मेशन दे नीड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, DNA में कोई डिफेक्ट हो जाने की वजह से म्यूटेशन के दौरान, ठीक है, DNA से हमारा सब चीज़ निर्धारित होता है। अगर DNA में ही कोई डिफेक्ट आ जाता है उसके सीक्वेंस में, उसके सेल्स में, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इफ़ पार्ट ऑफ योर DNA सीक्वेंस इजेंट कंप्लीट और इज ए डैमेज यू माइट एक्सपीरियंस ए सिम्टम ऑफ जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, DNA के सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी हो गई हो या कोई डैमेज हो गया हो तो इसकी वजह से अपन को जेनेटिक कंडीशन या जेनेटिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। People normally inherited only one copy of the UBE3A gene from each biological parent. Both copies of these genes are the turn on active in many of your body's tissue, but in certain areas of your brain only the copy inherited from your birthing parents, maternal copy is active. If the maternal copy of the UBE3A gene is lost because of a chromosomal changes or a gene mutation,
you will have no active copies of the gene in some part of your brains. This causes the characteristic symptom of Angelman syndrome, a neurological या neurodevelopmental condition. A person may have Angelman syndrome symptom because से part Brown Square syndrome, thoracic outlet syndrome and एंगलमैन सिंड्रोम के बारे में जान चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है। इट इज़ ए रेयर डिसऑर्डर इन विच योर बॉडी मिस्टेकनली मेक एंटीबॉडीज़ दैट अटैक द लंग्स एंड किडनी। ठीक है, खुद की बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है जो कि आपके लंग्स एंड किडनी पे इफेक्ट डालने लगती है। ठीक है, ये रेयर डिसऑर्डर है। इट मोस्ट ऑफन अकर इन द पीपल एज इज़ 20 to 30 ईयर और ओल्डर देन एज इन 60। इट इज़ अ मोर कॉमन इन मेन में ये कॉमनली मेन देखने को मिलता है। इट कैन बी फेटल इफ़ नॉट क्विकली डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। ठीक है, अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्रिटिकल कंडीशन कॉज कर सकती है। देखते हैं क्या है ये। एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज़ भी इसको कहते हैं। ठीक है, GBM डिसीज़। इट इज़ ए एंटी GBM डिसीज़। ठीक है, एंटी GBM डिसीज़। इट इज़ ए रेयर डिसऑर्डर दैट कैन इन्वॉल्व द क्विकली वर्सिंग ए किडनी फेलियर एंड लंग डिसीज़। Some form of disease involve just the lung or kidney. Anti-GBM disease used to known as the गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एंटी-GBM डिसीज़ को ही गुड पास्चर सिंड्रोम कहते हैं। अल्टरनेटिव नेम्स देखते हैं इसके। गुड पास्चर सिंड्रोम रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विथ पल्मोनरी हेमरेज, पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पल्मोनरी हेमरेज। ठीक है, तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विथ पल्मोनरी हेमरेज, पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम जिसे कि अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पल्मोनरी हेमरेज कहेंगे। के बारे में जानते हैं अपन। गुड पास्चर सिंड्रोम या जिसे कि अपन एंटी-GBM डिसीज़ भी कहते हैं। एंटी-GBM डिसीज़ इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इट अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक एंड डिस्ट्रॉय योर हेल्दी बॉडी टिश्यू। People with this syndrome develop a substance that attack a protein called a collagen in the tiny air space in the lungs and the fighting units glomeruli of the kidney। ठीक है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी में खुद की इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के हेल्दी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगती है और सबसे ज़्यादा हमारे किडनी एंड लंग पे इफेक्ट डालती है। जो कि हमारे लंग में क्या रहते हैं, प्रोटीन कॉल्ड ए कोलेजन इन द टीनी एयर सेक्स में जो रहते हैं उस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, कॉल्ड द कोलेजन इन टीनी एयर स्पेस इन द एयर सैक इन द लंग्स एंड द फिल्टरिंग यूनिट्स इन द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलाई जो कि किडनी में रहते हैं उस पर इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से अपन को ये गुड पास्चर सिंड्रोम देखने को मिलता है। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड द एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज and this glomerular basement membrane is a part of kidney that help filter a waste and extra fluid from the blood. Anti-glomerular basement membrane antibodies are the antibodies against this membrane and they can damage the basement membrane which can lead to kidney damage. Sometimes this disorder is triggered by a viral respiratory infection or by the breathing in हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। ठीक है, कई बार ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये ट्रिगर हो जाते हैं। And in such cases, the immunity system may attack a organ and tissue because it mistaken them from this virus or foreign chemicals. The immune system faulty response cause a bleeding in the air sac of the lung and inflammation in the kidney filtrating units। ठीक है, इम्यून सिस्टम में फॉल्ट या डिफेक्ट होने की वजह से फिर लंग्स में एयर सेक्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एंड इन्फ्लामेशन इन द किडनी फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर या इम्यून सिस्टम में हमारे खुद की इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज करने लगती है। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है गुड पास्चर सिंड्रोम या एंटी-GBM। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये। तो गुड पास्चर सिंड्रोम में अपन को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, चलिए वो देखते हैं। सिम्टम में अकर्स वेरी स्लोली ओवर द मंथ और इवन ईयर बट दे ऑफन डेवलप वेरी क्विकली ओवर द डेज 2 वीक्स। लॉस ऑफ एपिटाइट, फटीग, वीकनेस और कॉमन ईयरली सिम्टम। सबसे पहले अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, फटीग एंड वीकनेस, ये 3 मेन सिम्टम देखने को मिलेंगे। लंग सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलेंगे, यदि लंग को डैमेज कर रही है तो ये कफिंग ऑफ ब्लड, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, कफ के दौरान अपन को ब्लड देखने को मिलेगा, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। किडनी में प्रॉब्लम होगी तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लडी यूरिन,
burning sensation when urinating, nausea and vomiting, and the pale skin. ठीक है, swelling in any area of the body especially in the legs. ठीक है, तो किडनी में इफेक्ट डालेगी तो ये सारे सिम्टम, लंग में इफेक्ट डालेगी तो ये सभी सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। हम टेस्ट कर सकते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम में, ये देखते हैं अपन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो मे रिवेल ए साइन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड द फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर में हियर एबनॉर्मल हार्ट एंड लंग साउंड्स व्हेन लिसनिंग टू द चेस्ट विथ ए स्टेथोस्कोप। ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट एंड लंग साउंड अपन को सुनने को मिलेगा। यूरिन एनालिसिस रिजल्ट आर ऑफन एबनॉर्मल एंड शो ए ब्लड एंड प्रोटीन इन द यूरिन। ठीक है, यूरिन का अपन टेस्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल एंड शो ए ब्लड एंड प्रोटीन इन द यूरिन, क्योंकि फिल्ट्रेशन ठीक से प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, जिसमें कि अपन को यूरिन में प्रोटीन भी देखने को मिलेंगे, ब्लड देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स में बी ए सीन। द फॉलोइंग टेस्ट में ऑल्सो बी डन। अब टेस्ट क्या क्या करेंगे अपन, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन टेस्ट, आरटी और ब्लड गैस, बर्न, चेस्ट एक्सरे करेंगे, क्रिएटिनिन टेस्ट करेंगे सीरम में, लंग बायोप्सी एंड द किडनी बायोप्सी। तो ये सारे टेस्ट अपन इसमें करेंगे। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं अपन गुड पास्चर सिंड्रोम में, द मेन गोल इज़ द रिमूव द हार्मफुल एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द ब्लड। ट्रीटमेंट में इंक्लूड ए प्लाज्माफेरेसिस विच रिमूव द हार्मफुल एंटीबॉडीज़ टू हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द किडनी एंड लंग्स। ठीक है, प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं जिसमें कि अपन हार्मफुल जो एंटीबॉडीज़ है उसको बाहर निकालेंगे बॉडी से, जो कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन किडनी में एंड लंग्स में इफेक्ट डाल रही है। साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन देंगे and other drugs which suppress quite the immune system. Medicines such as angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers which help the control the blood pressure. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, डायलिसिस करेंगे विच में बी ए डन इफ द किडनीज फेलियर कैन नो लॉन्गर बी ए ट्रीटेड। डायलिसिस भी करना पड़ सकता है कई बार अपन को। एंड द किडनी ट्रांसप्लांट विच में बी ए डन व्हेन द योर किडनी नो लॉन्गर फंक्शन। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट करने की भी कंडीशन आ सकती है अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो। यू मे बी ए टोल्ड टू लिमिट योर इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड टू कंट्रोल द स्वेलिंग। इन सम केसेस ए लो टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट में बी रिकमेंडेड। ठीक है, लो इनटेक ऑफ सॉल्ट के लिए पेशेंट को कहा जा सकता है, साथ ही साथ लो प्रोटीन डाइट भी रिकमेंडेड कर सकते हैं अपन। कंडीशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, अनट्रीटेड दिस कंडीशन कैन लीड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्रॉनिक किडनी डिसीज देखने को मिल सकता है, एंड स्टेज किडनी डिसीज, लंग फेलियर, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड द सीवियर पल्मोनरी हेमरेज या लंग ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। ये सारे टॉपिक और सारे सिंड्रोम अच्छे से कवर कर लिए हमने, सबको डिटेल में जान लिया है। तो आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए, तो आप लोग के सारे सिंड्रोम अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और है, इसका इमीडिएट आंसर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, कहीं से भी आंसर देख के नहीं बताना है। तो क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा, बाइलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट इज ए नॉट सीन इन डायबिटीज़ मेलाइटस, एमाइलोडोसिस, साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन या SLE। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, बाइलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट इज ए नॉट सीन इन डायबिटीज़ मेलाइटस, एमाइलोडोसिस, साइकोमेगलोवायरस एंड द SLE। इसका राइट आंसर मुझे आप लोग इमीडिएट कमेंट बॉक्स में दीजिए, तभी हम पता चल जाएगा कि आप लोग का प्रिपरेशन किस लेवल पे है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, आंसर देख के कोई भी आंसर नहीं देगा। वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी कि हमारा किस लेवल पे अपन प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछी हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन है वीडियो के स्टार्टिंग में और ये सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ आज का वीडियो ये सारे सिंड्रोम आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।